चलिए जी अगली टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब टेबल के जो आगे वाले पार्ट्स थे उसको हम लोग डील करेंगे, जैसे कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन को। तो टेबल मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी याद है अच्छे से, तो उनको पढ़ने से पहले कुछ सेंटेंसेस हैं, आप एक बार इनके ऊपर जल्दी से नज़र डालेंगे और मुझे बताएंगे इनमें क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है। उसके बाद हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए तो आपने क्वेश्चंस देख लिए, आ जाइए। तो पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन। ये पजेसिव के बारे में मैंने आपको बता दिया था ना वैसे, कि जो पजेसिव वर्ड है ये पोजेशन से बना है। पोजेशन समझते हैं? पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, रिलेशनशिप, कि कोई चीज़ आपकी है, आपका उसके ऊपर ऑनरशिप है, तो वो आपके पोजेशन में है। आपने कई बार ऐसा सुना होगा रिलेशनशिप में कोई लड़का किसी लड़की के लिए पजेसिव हो रहा है, कोई लड़की किसी लड़के के लिए पजेसिव हो रही है, सुना होगा ना। पजेसिव होने का मतलब है कि जैसे अगर कोई लड़की किसी लड़के के लिए पजेसिव हो रही है, तो वो लड़की ये चाहती है कि ये लड़का किसी से बात ना करे, ये सिर्फ मेरा है, ये मेरे अलावा किसी और का हुआ तो समझो मर गया, है ना। काजल तुम सिर्फ मेरी हो, तो वैसे वाले टाइप का पोजेशन, अधिकार है उसके ऊपर उसका, ऐसा उसको लगता है, ठीक है। तभी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, क्योंकि जो पर्सनल स्पेस है वो वॉयलेट होने लग जाता है पोजेशन ज़्यादा हो जाने की वजह से, या पॉजिटिव ज़्यादा हो जाने की वजह से। खैर अभी उसकी बातें नहीं करते हैं, वरना तुम बहक जाओगे पूरा और इसको छोड़ दोगे पढ़ाई वगैरह को, है ना। अक्सर देखा है मैंने, ऐसे कुछ प्यार वगैरह की बातें कर लो ना, बच्चे बहक जाते हैं पूरे का पूरा ही, उड़ जाते हैं हवा में। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। अच्छा याद है पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन से थे? आई का माई, वी का आर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। सिमिलरली पॉजिटिव प्रोनाउन, तो माई था तो माइन हो जाएगा, आर था तो आर्स हो जाएगा, योर योर्स, हिज हिज, हर हर्स, इट का नहीं होता है और दे का होता है देयर्स, है ना। देयर देयर्स याद होगा आपको। तो ये मैंने लिख दिए हैं आपके सामने ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो, ठीक है। अब आप पहले एक ही लाइन में समझिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर मैं एक ही लाइन में समझाने की कोशिश करूं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता ही आता है और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आता। ये मैंने बात उसके जस्ट नीचे भी लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ये एक ही लाइन में अगर आपको समझना है, अगर आपको रटना है तो। बट हम इसके पीछे का कॉन्सेप्चुअल पॉइंट सीखेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन क्यों आता है, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन क्यों नहीं आता। ये सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है जी। अब पहले समझते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन क्यों आता है। अच्छा आप मुझे बताओ, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का क्या काम होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। तो इसके बाद नाउन इसलिए आता है क्योंकि एडजेक्टिव्स बेसिकली नाउन को मॉडिफाई करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए नाउन आता है। जैसे अगर मैं खाली बोल दूं माय, तो ये इकलौता नहीं आ सकता, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आएगा। माय का मतलब मेरा, मेरा क्या, कुछ तो बताना पड़ेगा ना, मेरा घर, मेरा बैग, मेरा स्कूल, मेरा दोस्त, मेरा भाई। तो आगे कोई ना कोई नाउन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, जैसे माय कार, ऐसे हमारा, तो हमारा क्या, तो कुछ तो आपको बताना ही पड़ेगा, आगे नाउन आता ही आता है। आर फ्लैट, योर हाउस, ठीक है। बट पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, देखो समझना। एक्चुअल में जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं ना, वो इक्वल टू में होते हैं उसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस कोई भी नाउन, उसी का ही पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस कोई भी नाउन। जैसे मैंने कहा माइन, तो माइन का मतलब उसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव, वो क्या होता है, माय। माइन का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माय प्लस कोई भी नाउन। कहने का मतलब ये दोनों शब्द मिलके एक ही शब्द बनाते हैं। ये माय प्लस नाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर एक ही शब्द बनाते हैं। अगर ये दोनों शब्द मिलके एक शब्द बनाते हैं तो इसके अंदर नाउन तो ऑलरेडी हो गया ना। तो अगर इसके अंदर नाउन पहले से ही है, क्योंकि ये दोनों मिलके एक शब्द बना रहे हैं, तो इसीलिए इनके बाद कोई नाउन का यूज हम लोग नहीं करते हैं, बेसिक सा पॉइंट है। जैसे आर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है, उसका मतलब उसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव वो होता है आर प्लस कोई भी नाउन। तो ये दोनों शब्द मिलके बन रहा है आर्स, तो इसलिए आर्स में ऑलरेडी एक नाउन है, तो इसके बाद आपका नाउन नहीं आएगा। सिमिलरली योर्स की कहानी है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। आइए छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। योर हाउस इज हेयर बट माइन हाउस इज देयर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, योर क्या है यहाँ पे बेटा, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए होता है, यहाँ पे नाउन है, वेरी गुड। बट माइन क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। वो किसके इक्वल होता है, उसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस कोई भी नाउन। कोई भी नाउन से क्या मतलब है, जिस नाउन की बात हो रही है वो नाउन ना, हाउस की बात हो रही है, तो माइन का मतलब पहले से ही माई हाउस है।
तो इसलिए तो कहा था कि माइन एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, उसमें नाउन पहले से ही होता है, इसलिए दोबारा हाउस नहीं लिखेंगे, वरना माई हाउस हाउस हो जाएगा। योर हाउस इज देयर बट माइन इज देयर, उस माइन का मतलब माई हाउस ही है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने माइन हाउस लिखा रहने दे दिया तो ये हो जाएगा योर हाउस इज हेयर बट माई हाउस हाउस इज देयर, वो गलती है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं, मैं बता देता हूँ क्या आर्ग्यू करते हैं। कुछ ये आर्ग्यू करते हैं, सर 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 अगर मैं यहाँ पे हाउस को हाउस लिखा रहने दूं और यहाँ पे माइन को माई कर दूं तो ये भी तो सही है, ये भी तो सही है, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई पॉजेसिव एडजेक्टिव कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई पॉजेसिव एडजेक्टिव कर रहा है। तो बच्चे दिमाग तो सही दौड़ाते हैं, कोई गलत नहीं है, बट यहाँ पे वीक एरर है। वीक एरर ये है कि आप देखो ना, 2 बार नाउन रिपीट हो गया ना यार, तो अरे नाउन की रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए तो प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो हाउस हाउस रिपीट हो रहा है तो उसकी रिपीटिशन हटाओ, बार बार उसे मत लिखो। तो रिपीटिशन हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को हटाने के लिए एक पॉजेसिव प्रोनाउन ही लिख सकते हैं, माइन। और वही तो हमने पहले किया था कि माइन को लिखा रहने दिया था, हाउस को हटा दिया था, क्योंकि इन दोनों को मिला के पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन मिला के पॉजेसिव प्रोनाउन बनता है। तो हाउस की रिपीटिशन भी अवॉइड होगी और इन दोनों की जगह एक ही शब्द लिख दिया हमने। आई होप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है। ये क्या हो गया, माई हाउस है, गलती है भाई, यहाँ पे माइन आना चाहिए, ठीक है, टाइपिंग एरर होगा। दिस इज माई बैग एंड वेयर इज योर्स बैग, दिस इज माई बैग एंड वेयर इज योर्स बैग। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, बैग आपका नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। सिमिलरली योर्स ऑलरेडी पॉजेसिव प्रोनाउन है, उसका मतलब उसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस कोई भी नाउन। किस नाउन की बात हो रही है, बैग की ही, तो इसका मतलब ऑलरेडी योर बैग है, तो दोबारा से बैग नहीं आएगा। अब आप फिर से सवाल मत उठाइएगा, सर बैग को लिखा रहने दे, योर्स को योर कर दे, तो बैग बैग रिपीट हो जाएगा, जो कि वीक एरर है। नाउन की रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये गलत लिखे हुए हैं यार, ये पता नहीं कैसे हो चुके हैं, टाइपिंग एरर हुआ है, ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। यहाँ पे योर्स आना चाहिए, ठीक है। दिस इज माई बैग एंड वेयर इज योर्स आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वी गेव देम आवर टेलीफोन नंबर एंड दे गेव अस देयर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, आवर जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद एक नाउन चाहिए, यहाँ पे है, बट देयर भी तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो उसके बाद हमको एक नाउन नहीं चाहिए होगा। तो आपको लग रहा है कि नाउन लिख देते हैं, तो नाउन यहाँ पे अगर उन्होंने अपना टेलीफोन नंबर दिया तो हमने भी हमारा क्या दिया होगा, टेलीफोन नंबर दिया होगा, अपना बेटा थोड़ी पकड़ा दिया उनको। टेलीफोन नंबर यहाँ पे आना चाहिए, बट आपको नहीं लग रहा टेलीफोन नंबर रिपीट हो गया बार बार, लग रहा है ना। तो रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए क्या करें, इन दोनों शब्दों की जगह एक ही शब्द लिख सकते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को हटा के उसका पॉजेसिव प्रोनाउन लिख देते हैं, क्योंकि उसका मतलब यही होता है, उसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस कोई भी नाउन। तो वी गेव देम आवर टेलीफोन नंबर एंड दे गेव अस देयर्स, देयर्स मतलब देयर टेलीफोन नंबर। अब ये वही सेंटेंस आ गया, आवर्स इज अ हम्बल टीचर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आवर्स है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो इसका मतलब होता है उसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस कोई भी नाउन। किस नाउन की बात हो रही है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ए आर्टिकल टीचर के लिए आया हुआ है, तो ये नाउन है। कैसा टीचर, हम्बल, तो ये उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। तो टीचर नाउन है ना यहाँ पे, तो आर्स का मतलब ऑलरेडी ही आर टीचर है, तो आर टीचर इज अ हम्बल टीचर, मतलब ठीक लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है, ये सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ठीक है। आर्स का मतलब आर प्लस नाउन, कौन सा नाउन, टीचर है, तो आर टीचर इज अ हम्बल टीचर। बस टीचर टीचर रिपीट नहीं कर सकते, इस वजह से आर टीचर की जगह एक ही शब्द लिखा हुआ है, आर्स, जो कि होता है उसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस कोई भी नाउन। सिंपल सी बात है, मतलब सेंटेंस में नो एरर है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ना आर्स को काट के आर कर रहे थे। अरे भाई, अगर आवर करोगे तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं हो जाएगा, तो प्लस उसको नाउन नहीं चाहिए होगा। कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, फिर आगे टीचर भी लिख दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो आर्स का मतलब पहले ही आर टीचर है, आप उसको काट के ये लिख रहे हो, बेवकूफ़ी है कि नहीं है। और ये लिख रहे हो तो टीचर टीचर रिपीट भी हो रहा है, तो ये तो और बड़ी बेवकूफ़ी है। कहने का मतलब लिखा हुआ ठीक था। योर्स इज एन ओल्ड फोन, जल्दी बताएंगे। योर्स इज एन ओल्ड फोन, योर्स इज एन ओल्ड फोन। तो योर्स क्या होता है, उसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस कोई भी नाउन।
कौन सा नाउन है भाई, यहाँ पे एन आया हुआ फोन के लिए, ये नाउन है। ओल्ड उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, तो योर्स का मतलब यहाँ पे योर फोन ही है। ठीक है, मतलब सेंटेंस में नो एरर है, पिछले वाले की तरह ही है ये भी। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि माइन इज ग्रेट, तो ये कोई सेंस देगा? ये सही है? नहीं। माइन का मतलब होता है उसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस कोई भी नाउन। सेंटेंस में नाउन ही नहीं है भाई। ग्रेट तो एडजेक्टिव होता है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट मॉडिफाई करने वाला वर्ड है, एडजेक्टिव है ये तो। ग्रेट पर्सन, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट स्किल, तो नाउन तो है नहीं। तो पॉजेसिव प्रोनाउन बिना किसी नाउन के रेफरेंस के नहीं आ सकता, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलो जी आगे चले। तो ये वाला जो है आपका गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता एग्जाम्पल के तौर पे योर्स इज एन ओल्ड या योर्स इज ओल्ड, तो क्या है, ये गलत हो गया ना भाई। योर्स का मतलब उसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस कोई भी नाउन। कहाँ है नाउन यहाँ पे? ओल्ड तो एडजेक्टिव होता है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जेन हैज ऑलरेडी ईटन हर्स लंच। अब देखो, जब मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, तो आपको ये बताया था पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। तो बच्चे रट लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन आया हुआ है, तो सर ने कहा था उसके बाद नाउन नहीं आता, तो रट लेते हैं और नाउन हटा देते हैं। जबकि इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, जेन हैज ऑलरेडी ईटन हर्स, अगर आप लंच हटा देते हैं तो हर्स का मतलब क्या बनेगा? उसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस कोई भी नाउन। अब बताओ कौन से नाउन की बात हो रही है? जेन की बात थोड़ी हो रही है, हालांकि जेन भी एक नाउन है, लेकिन जेन ने जेन को थोड़ी खा लिया भाई, कुछ खाया तो होगा ना। कहने का मतलब यहाँ पे नाउन का रेफरेंस मिल ही नहीं रहा हमको, क्योंकि ये वर्ब है, ये मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है इस वाली वर्ब का, जो कि नाउन तो है, बट यहां पे नाउन का रेफरेंस ये वाला शब्द नहीं हो सकता। जेन ने खुद को कैसे खा लिया भाई? समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पे आपको करना क्या है, यहां पे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, एज फार एज आई एम कंसर्न, ये लिखा रहेगा। अब इसको आपको हर करना पड़ेगा, तब जाके सही होगा, क्योंकि लंच लंच रिपीट थोड़ी हो रहा है अब, वो तो रिपीटिशन होती थी, इसलिए हम लोग अवॉइड करने के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जेन हैज ऑलरेडी ईटन हर लंच, क्योंकि नाउन है, नाउन को मॉडिफाई पॉजेसिव एडजेक्टिव करेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए जी, अगली टाइप पे हम लोग मूव करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टाइप अब आने वाली है, उससे पहले एक क्वेश्चन आप लोग देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये टाइप मैंने पहले भी कई बार बच्चों को करवाई है। इस टाइप में क्या है ना, एग्जामिनेशन में मैंने कई बार ये चीज फील की है कि मतलब अलग अलग एग्जामिनेशन में ना अलग अलग तरीके से इस टाइप को कंसिडर किया जाता है। मतलब जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया, बैंक में अलग तरीके से देखा जाता है, एसएससी में अलग तरीके से देखा जाता है। तो बहुत बार इस टाइप, ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस पे बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया है, और इवन डिफेंस में भी अलग तरीके से कंसिडर करते हैं। बट अब इसको स्टैंडर्ड तरीके से कंसिडर करने लगे हैं। तो एक स्टैंडर्ड तरीका है, मैं उसे आपको अब समझाऊंगा, है ना? तो आप आराम से समझेंगे, भले आपने ये टाइप पढ़ी हुई हो पहले, बट आप इसको आराम से अच्छे से समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले इसके ऊपर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बट अब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब एक स्टैंडर्ड जो इसका कॉन्सेप्ट है वो एक्सेप्ट होने लगा है। तो चाहे बैंक हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, कोई स्टेट एग्जामिनेशन हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है, या जनरली भी अगर आप इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, जो अब मैं स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूं वो हर जगह एक्सेप्टेबल है। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें कुछ ग्रामेरियंस एक बात कह रहे हैं और कुछ ग्रामेरियंस दूसरी बात कह रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज में मतलब एक ही तरीके का कॉन्सेप्ट है और सब उसको एक्सेप्ट करते हैं। कुछ कुछ हैं ऐसे कॉन्सेप्ट जिसपे आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। तो ये उन्हीं में से एक था, बट अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको जो एक्चुअल मॉडर्न इसका जो कॉन्सेप्ट का एक्सेप्टेंस है वो बता रहा हूं। ठीक है जी, चलो। Contrary to earlier reports, I found him brighter than I during our meeting. तो इस सेंटेंस में गलती बतानी है, तो पॉइंट ये है, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, नो एरर है। अब ये क्या है कॉन्सेप्ट? इसका नाम है एज और देन एंड द केस। क्या होता है ये एज और देन एंड द केस? क्या होगा ना, सेंटेंस में या तो एज लिखा होगा या तो आपके सामने देन लिखा होगा, और आपको ये बताना होगा कि इसके बाद सब्जेक्टिव केस आएगा कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बस ये कॉन्सेप्ट है, एज या देन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे
शी इज एज स्मार्ट एज मी लिखा हुआ है, तो आपने देखा एज है, एज के बाद ऑब्जेक्टिव केस की सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव। तो ऐसे केस को समझने के लिए आप ये समझिएगा, जब भी एज और देन वाला केस आएगा तो वहां कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है कि वो उतनी ही स्मार्ट है जितना कि मैं स्मार्ट हूं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंपैरिजन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन टू इक्वल थिंग्स, अनइक्वल थिंग्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड एट ऑल। यस और नो? मैं किसी की हाइट का कंपैरिजन किसी की हाइट से करूंगा ना, किसी के वेट का कंपैरिजन किसी के वेट से करूंगा ना। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इस सेंटेंस को हिंदी में देखूं कि वो उतनी ही स्मार्ट है जितना कि मैं हूं, हिंदी में तो मैंने उसे वो बोल दिया और अपने आप को मैं बोल दिया, बट अगर मैं इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो शी एक सब्जेक्टिव केस है और मी एक ऑब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा कि ऑब्जेक्ट से होगा? सब्जेक्ट से ही होगा ना, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस रॉन्ग है, आई सब्जेक्टिव केस यहाँ पे एकदम ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर? शी इज एज स्मार्ट एज आई। अब यहाँ पे बच्चे आर्ग्यू करते हैं, क्या आर्ग्यू करते हैं? आर्ग्यू ये करते हैं, सर आपने कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो बिना वर्ब के आ जाए, या कोई भी ऐसी वर्ब नहीं है जो बिना सब्जेक्ट के आ जाए, है कि नहीं? तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि तो इज आपकी वर्ब है और शी उसका सब्जेक्ट है, तो यहाँ तो कोटा पूरा हो गया। बट अगर यहाँ पे मैं आई एज अ सब्जेक्ट लिख रहा हूँ तो उसकी वर्ब नहीं चाहिए होगी, उसकी वर्ब तो है ही नहीं सेंटेंस के अंदर, तो सर आई यहाँ पे कैसे आ गया? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे केसेस में आगे जो वर्ब होती है वो अंडरस्टूड होती है। ये पूरा ऐसे होता है, शी इज एज स्मार्ट एज आई एम। आई एम स्मार्ट पूरा होता है वैसे तो, बट आई एम तक बोल लेंगे तब भी आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से करेंगे, ऑब्जेक्ट से नहीं। तो सब्जेक्ट का जब आपने सब्जेक्ट से कर दिया तो उसकी वर्ब लिखी होनी भी जरूरी है। अच्छा, आगे एम ही क्यों होती है ये भी सीख लीजिए। यहाँ पे वही वर्ब होती है जो वर्ब यहाँ पे होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इज एम आर है तो वहां पे भी इज एम आर, यहाँ पे वॉज वर है तो वहां पे भी वॉज वर, यहाँ पे हैज हैव है तो वहां पे भी हैज हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, इतना पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे देन वाला एक कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, आई ईट फास्टर देन हिम, तो मैं उससे तेजी से खाता हूँ, मतलब जितना जल्दी वो खाता है मैं उससे और जल्दी खाता हूँ। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से करना है, ऑब्जेक्ट से नहीं। तो आपने सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव से कंपैरिजन कर दिया, तो ये सब्जेक्ट है बेटा, ये आपकी वर्ब है, बोलो हाँ, है ना। और फिर ये सब्जेक्ट है तो आगे वर्ब चाहिए होगी, कहाँ है वर्ब? तो ध्यान रखिएगा, जो वर्ब यहाँ होती है वही वर्ब वहाँ होती है। तो यहाँ ईट है तो ये ही है, तो ये सिंगुलर हो जाएगा, तो यहाँ ईट्स हो जाएगा। और आप ईट्स ना लिखना चाहे तो यहाँ पे आप डज भी लिख सकते हैं, ये भी चल जाएगा, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही है। आई ईट फास्टर देन ही ईट्स या फिर आई ईट फास्टर देन ही डज, एक ही बात है। ठीक है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से। अब ये बात आप सबको समझ में आ गई, बट अभी तक अगर आपने देखा तो यहाँ पे दो ही लोगों की बात हो रही थी कि मैं उससे तेजी से खाता हूँ, वो उतनी ही स्मार्ट है जितना कि मैं हूँ। हमने एज के बाद देखा, हमने यहाँ देन के बाद देखा, यहाँ पे दो दो लोग थे। बट अगर तीन आ जाए, जैसे कि अगर आप ये देखेंगे 1 2 3, एज के बाद ही है भी, बट अब 3 है यहाँ पे, तो बच्चे को कंफ्यूजन हो जाती है कि अब मैं एज के बाद क्या लगाऊं, सब्जेक्टिव केस लगाऊं कि ऑब्जेक्टिव केस लगाऊं। तो ऐसे केसेस में ना जब 3 आ जाए तो दोनों सही होते हैं, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी। जबकि पहले कुछ एग्जामिनेशन में बस ऑब्जेक्ट सही माना जाता था यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट भी सही हो सकता है, उसका भी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सही बैठता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप पहले समझिए कि है क्या सिचुएशन, ध्यान से समझना। आप ये बताओ मुझे कि एज के बाद यहां सब्जेक्ट है, मेरी बात समझना, और यहां ऑब्जेक्ट है। अब हमें बताना है कंपैरिजन किससे हो रहा है। यहां तो सब्जेक्टिव केस भी लिखा है और यहां ऑब्जेक्टिव केस भी लिखा है, तो इन केसेस में बताना मुश्किल हो जाता है कि कंपैरिजन किससे हो रहा है। समझ रहे हो, सब्जेक्टिव केस भी है और ऑब्जेक्टिव केस भी है। तो बच्चा बता नहीं पाता कि एज के बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट का कंपैरिजन करूं कि एज के बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करूं। तो मैंने कहा दोनों सही हो रहा होता है। वो कैसे, 1 बाय 1 हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग फर्स्ट सिनेरियो उठाते हैं, शी लाइक्स यू एज मच एज आई। अच्छा, कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? दो सब्जेक्ट के बीच में हो रहा है कि नहीं? शी लाइक्स यू एज मच एज आई। तो यहां पे आप देखेंगे, मैं अलग से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है वैसे, शी लाइक्स यू एज मच एज आई। अच्छा, ये अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो आगे वर्ब जरूर अंडरस्टूड होगी, तो आई डू आ जाएगा। या तो आप यहां पे बोल सकते हो आई लाइक या फिर आई डू, क्योंकि जैसी वर्ब यहां होती है वैसी वहां आती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट।
तो आई अपने साथ प्लूरल लेता है एम और वोज को छोड़ के, यहाँ एम और वोज वाला टेंस तो है ही नहीं, है ना। एम और वोज में ही सिंगुलर आता है, बस बाकी हर जगह प्लूरल आता है। तो आई डू या आई लाइक, ठीक है, इतना तो अंडरस्टूड है। अब शी लाइक्स यू एज मच एज आई डू, वो तुम्हें पसंद करती है जितना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अगर मैं ध्यान से यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करूं तो यहाँ पे ये कुछ कहानी निकल के आएगी, शी लाइक्स यू, आई लाइक यू, शी लाइक्स यू, आई लाइक यू। वो तुम्हें पसंद करती है, उतना ही पसंद करती है जितना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। वो तुम्हें पसंद करती है उतना ही जितना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मतलब दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। वो तुम्हें पसंद करती है उतना ही जितना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। क्या ये बात सेंस दे रही है? बिल्कुल सेंस दे रही है कि वो तुम्हें पसंद करती है और उतना ही पसंद करती है जितना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो ऐसे एक सिचुएशन बन सकती है ना, सुनने में सही लग रहा है ना, सही है। अब आ जाओ नीचे वाले पे, शी लाइक्स यू एज मच एज मी, वो तुम्हें पसंद करती है और उतना ही पसंद करती है जितना कि वो मुझे पसंद करती है। डिफरेंस है इस बात में। देखो ऊपर वाले का क्या मीनिंग था, वो तुम्हें पसंद करती है और उतना ही करती है जितना कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं। तो मतलब यहां पे यू को ये दोनों पसंद कर रहे थे, शी भी और आई भी, शी और आई दोनों यू को पसंद कर रहे थे। लेकिन यहां पे सेंटेंस ये है कि वो तुम्हें पसंद करती है और उतना ही पसंद करती है जितना कि वो मुझे पसंद करती है। समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है। किसका कंपैरिजन हो रहा है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। मैं इसको ब्रेक डाउन करके बताऊं, इसको ब्रेक डाउन कर देता हूं। मैंने कहा शी लाइक्स यू और फिर मैंने बोला शी लाइक्स मी, और फिर मैं बोल रहा हूं वो तुम्हें पसंद करती है उतना ही पसंद करती है जितना कि वो मुझे पसंद करती है। अब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन हो रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई है। अब 1, 2 और 3 आपको दिख जाए तो आपको एज के बाद या देन के बाद सब्जेक्ट लगाना है कि ऑब्जेक्ट लगाना है, तो दोनों ही आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा हो। तो ऐसे केसेस में दोनों सही होते हैं। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, चलो 1 बाय 1 अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और आप लोग उड़ाएंगे जल्दी से। नो अदर एम्प्लॉय इन दिस ऑफिस इज एज एफिशिएंट एज हर। तो आपको एज के बाद देखना है किससे कंपैरिजन हो रहा है। आप पीछे गए, इसका कंपैरिजन हो रहा है कि कोई भी एम्प्लॉय इस ऑफिस में उतना एफिशिएंट नहीं है जितनी की वो है। तो कंपैरिजन एम्प्लॉय से हो रहा है। तो एम्प्लॉय तो सब्जेक्ट है भाई, कैसे पता लगा? इन प्रेपो है, दिस ऑफिस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, इज वर्ब है, तो वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? एम्प्लॉय तो है ना। कोई भी एम्प्लॉय इतना एफिशिएंट नहीं है ऑफिस में जितनी की वो है। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से करेंगे ना, तो ये तो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आना चाहिए शी। फिर इसकी वर्ब कहाँ है? तो जैसी वर्ब यहाँ पे है वैसी वर्ब आगे अंडरस्टूड होगी, तो शी इज आना चाहिए आगे। मतलब लिखो मत, शी तक भी लिखोगे तब भी सेंटेंस ठीक है, वो तो मैं समझाने के लिए इज लिख रहा हूं। आई रिस्पेक्ट यू मोर देन ही, अगर आप ध्यान से देखेंगे देन है यहाँ पे। अब देन के बाद बताना है क्या आएगा। अगर इधर देखेंगे सब्जेक्टिव केस है, इधर देखेंगे बेटा आप लोग ऑब्जेक्टिव केस है, तो 1, 2, 3 हो गए ना। अब अगर 2 होते तो डायरेक्ट हम लोग देखते थे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा है। अब 3 आ गए यहाँ पे, तो ऐसे केस में आपको पता है कि यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस है, तो हो सकता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा हो, और यहाँ पे हिम भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो जाए। दोनों सही होते हैं इस केस में। और एग्जामिनेशन में आपको 3 वाला नहीं मिलेगा, 2 ही वाला मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट क्या 99.9% ऑफ द टाइम, ठीक है। जैसे ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, दो शी अपीयर्स टॉलर बट शी इज जस्ट एन इंच टॉलर देन मी। अब देन के बाद बताना है कंपैरिजन किससे हो रहा है, तो कंपैरिजन कर रहे हैं शी से। अगर आप ध्यान से देखोगे वो बस थोड़ी सी ही मुझसे बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है। तो शी क्या होता है बेटा? सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से करेंगे आई। अब बोलने में अटपटा लगता है शी इज जस्ट एन इंच टॉलर देन आई, है ना, बट क्या करें, सब्जेक्ट सब्जेक्ट का कंपैरिजन है। आगे एम अंडरस्टूड है क्योंकि यहाँ पे इज एम आर है, तो इधर भी फिर आपका इज एम आर आना चाहिए। बोलो हाँ, ये वही क्वेश्चन आ गया जो आपके सामने आया हुआ था। कंट्रारी टू अर्लियर रिपोर्ट्स आई फाउंड हिम ब्राइटर देन आई। अगर आप ध्यान से देखोगे देन के आगे आई है। अब किससे कंपैरिजन हो रहा है?
तो मैं पीछे गया तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट भी है और यहाँ अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट भी है। आई फाउंड हिम ब्राइटर देन आई फाउंड हिम ब्राइटर देन आई। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको। एक मिनट रुको बस। आई आएगा कि मी आएगा? कॉन्ट्रारी टू अर्लियर रिपोर्ट्स, मतलब पुरानी रिपोर्ट्स जो थी उसके विपरीत अगर मैं देखूं तो आई फाउंड हिम ब्राइटर देन आई ड्यूरिंग आवर मीटिंग। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है इसका? अगर हम ध्यान से देखा जाए दोनों से ही हो रहा है क्या? यहां पे शायद मेरे को लगता है सेंस लगानी पड़ेगी थोड़ी। आई फाउंड हिम ब्राइटर देन आई और मी। आई फाउंड हिम, मैंने उसे पाया। क्या पाया? ब्राइटर देन मी की आई। मेरे ख्याल से यहां पे मी आना चाहिए। नहीं समझे मेरी बात? अगर मैं यहां पे ऐसा लिख देता हूं, मान लो एक बार आई लिख देता हूं, लेट से अगर मैं यहां पे एक बार आई लिख देता हूं तो ऐसा बना आई फाउंड हिम ब्राइटर देन आई। आई के आगे फिर वर्ब चाहिए होगी, कौन सी वर्ब आएगी? यही वाली वर्ब होनी चाहिए, है ना? समझ ना मेरी बात? मेरी बात समझ ना इस चीज को जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं आई लिखता हूं बेटा तो आगे वर्ब अंडरस्टूड चाहिए होगी यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगा थोड़ी सी गड़बड़ है इसलिए इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फाउंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी V2 चाहिए होगी, तो यहाँ पे आई फाउंड या आई डिड होना चाहिए, है ना? क्योंकि V2 है ना, या तो फाउंड या तो डिड। तो आई फाउंड हिम ब्राइटर देन आई डिड, तो कोई सेंस नहीं बन रहा है ना। आई फाउंड हिम ब्राइटर देन आई डिड, अरे तूने ही तो पाया है, तो दोबारा तू बोल रहा तूने पाया है, तो कोई सेंस नहीं बन रहा ना। आप पॉइंट समझे कि नहीं? आई फाउंड हिम ब्राइटर देन आई फाउंड, क्या कोई बात नहीं बनी यहां पे। बट अगर मैं मी लिख दूं यहां पे, अगर मैं मी कर दूं, अगर मैं मी कर दूं यहां पे, तो बात बन रही है। आई फाउंड हिम ब्राइटर देन मी, बिल्कुल सही बात है कि उसका और मेरा कंपैरिजन कर दिया कि मैंने उसको पाया कि वो मुझसे ज्यादा ब्राइट है। तो अब कंपैरिजन इसका और इसका हो रहा है, तो भाई गलती होगी। उसके अंदर नो एरर नहीं था जब मैंने वो आपको दिखाया, मैं माफी चाहूंगा, नो एरर नहीं था, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट उसने ऐसा सजा के दिया हुआ है कि हमें यहाँ पे अब एक ही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, मी। क्योंकि जब हमने पहले देखे 3-3 वाले, ये वाले देखे जिसमें 1 था, 2 था, 3 था, तो अगर आप इसके अंदर देख रहे हैं तो आगे और पीछे कोई सिचुएशन बना के नहीं दी है, और तीनों अलग अलग हैं। 1, 2 और 3, ध्यान से देखो, 1, 2 और 3 अलग अलग हैं। शी अलग पर्सन है, यू अलग है, आई अलग है। आप समझे कि नहीं? जैसे एक क्वेश्चन और आया था ना बीच में, हाँ देखो, आई अलग है, यू अलग है, ही अलग है। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, अलग अलग थे। बट इस वाले में उसने क्या किया, ध्यान से देखो, छेड़खानी कर दी आपके साथ। इधर भी फर्स्ट पर्सन दे दिया, इधर भी फर्स्ट पर्सन दे दिया, और बस इधर थर्ड पर्सन दिया है। तो कहने का मतलब एक दूसरे से थोड़ी कंपैरिजन होगा। आई का आई से थोड़ी कैसे कंपैरिजन कर देंगे, वो तो गलत होगा ना। ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन होना है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, वैसे 3-3 वाला नहीं आएगा, 2-2 वाला ही आएगा। बट अगर आ जाए तो जो पॉइंट मैंने अभी समझाया आपको ध्यान रखना है कि अगर यहां पे और यहां पे तीनों अलग अलग है, यहां पे अलग है, इधर मान लो कोई फर्स्ट पर्सन है, इधर सेकंड है, इधर थर्ड है, अलग अलग है, तो ऐसे केसेस में एज और देन के बाद सब्जेक्टिव केस भी पॉसिबल है, ऑब्जेक्टिव केस भी पॉसिबल है। बट जैसा कि इस वाले सेंटेंस में उसने सब्जेक्ट और सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन 2 बार रख दिया, तो आपस में मैं खुद का कंपैरिजन खुद से कैसे कर सकता हूं भाई? दूसरे से ही होगा ना। तो फिर साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसका कंपैरिजन इससे हो रहा होगा। इस अगर यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, जो भी यहाँ पे होगा फिर तो उसका कंपैरिजन फिर उससे कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होगा। बहुत सिंपल है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपने। आई फाउंड हिम ब्राइटर देन मी आएगा इस वाले में, नो एरर नहीं है, माफी चाहूंगा, मी होगा। ठीक है, चलो जी।
और मैं दोबारा बोल रहा हूं, एग्जामिनेशन में सिर्फ दो दो को कंपेयर करने वाला ही आएगा, ये फिर भी एक्स्ट्रा बात बताइए आपको सिखाने के लिए। ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन काफी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ा है आपने ऑर्डर्स? पता है ऑर्डर्स? चलो मैं सिखाता हूं आपको क्या होता है ये। दो टाइप के ऑर्डर होते हैं बेटा, 2+3+1। ये क्या होता है? 2 का मतलब सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट ऑर्डर है पहले, इसके बाद सेकंड ऑर्डर आएगा। 2 का मतलब आपका सेकंड पर्सन, 3 का थर्ड पर्सन, 1 का फर्स्ट पर्सन। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर मान लो कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है और वही सेम सेंटेंस मान लो पहले हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश को छोड़ो पहले हिंदी समझो, और उस हिंदी लैंग्वेज में उस सेंटेंस में पहला पर्सन भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, तो आप किसी भी पर्सन को पहले लिख सकते हो अगर वो हिंदी में है तो। जैसे मैंने कहा मुझे, तुम्हें और इसको, मुझे, तुम्हें और इसको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो मुझे, तुम्हें और इसको पार्टी में जाना चाहिए। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि तुम्हें, मुझे और इसको पार्टी में जाना चाहिए। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि इसको, मुझे और तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए। मैं किसी को भी पहले लिख सकता हूं हिंदी में है तो। बट अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, आप एक ऑर्डर फॉलो करते हैं 231 to 31। हम सबसे पहले सेकंड पर्सन को लिखते हैं, फिर हम थर्ड पर्सन को लिखते हैं, और फिर हम लोग फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं। 2+3+1 इंग्लिश में हम लोग एक ऑर्डर फॉलो करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अब आपके मन में सवाल है ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, अगर आप देखें उसका ओरिजिन कि वो कहाँ से आई है, वो आई है इंग्लैंड से। इंग्लैंड का मतलब जहाँ पे इंग्लिश बोलने वाली जगह जो है, जहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले लोग रहते हैं, उसे इंग्लैंड कहते हैं। तो वहां पे अगर आप लोग देखेंगे नोबिलिटी क्लास ज्यादा हुआ करती थी, मोनार्की हुआ करती थी, राजतंत्र हुआ करता था एंशिएंट टाइम में, है ना। तो नोबिलिटी मतलब राजघराने के, हाई क्लास पीपल। तो उनकी जो लैंग्वेज है, मतलब जो राजघराने के लोग हैं, वो ऐसा माना करते थे कि हमारी भाषा में तहजीब बहुत है, पोलाइटनेस है, ग्रेस है, हमारी ग्रेसफुल है हमारी जो भाषा है। तो वो मतलब होता ही है, थोड़े वो अपने आप को सोफिस्टिकेटेड और एलीट क्लास मानते थे कि हम तो राजघराने के लोग हैं, हम सबसे ऊपर हैं, है ना। योर ऑनर, माय लेडी, इस तरीके का मतलब समझ लो, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, ये सब वहीं से आया है। ठीक है, सॉरी मतलब सॉरी तो क्या यहाँ पे भी होता है, मतलब उनका मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, जैसा वो सोचते थे कि हमारी जो लैंग्वेज है वो सबसे अलग है, एलीट क्लास लैंग्वेज है वो। ठीक है, तो वो ये लोग मानते थे कि अगर हमारी भाषा इतनी सभ्य है, अगर हम इतने सिविलाइज्ड हैं, तो अगर हम एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले महत्वता देंगे दूसरे इंसान को जिससे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भाषा में तो तहजीब है, अपना नाम पहले नहीं लेंगे, पहले दूसरे का नाम लेंगे, फिर तीसरे का लेंगे जिसके बारे में बात हो रही है, और सबसे आखिरी में अपने आप को रखेंगे, क्योंकि ये सभ्यता की पहचान है, ऐसा वो कहते थे। तो इसलिए सबसे पहले सेकंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। ठीक है, और हमारे वालों की तरह, और सबसे पहले तेरा भाई आएगा, फिर तू आएगा, फिर तीसरा आएगा, नहीं नहीं भाई, हमारी भाषा भी बहुत सभ्य है, हिंदी बहुत बहुत सभ्य है। और मैं तो अक्सर ऐसा कहता हूँ कि सलवार सूट पर मुझे बिंदी पसंद है, और अंग्रेजी से ज़्यादा मुझे हिंदी पसंद है। भले ही पढ़ा मैं अंग्रेजी रहा हूँ, लेकिन हिंदी भी मुझे बहुत पसंद है। एक टाइम पे मैं भी लिखा करता था, हम भी कवि हुआ करते थे, कभी कवि हुआ करते थे। अब तो कम लिखता हूँ मैं, तो हिंदी में ही लंबे लंबे चिट्ठे कसीदे लिखे हैं हमने, किस दिन सुनाएंगे आपको। ठीक है, तो चले आगे फिर, पक्का। जब जब मैं ये पढ़ाता हूँ फिर मुझे हर बार पीयूष मिश्रा की वो शायरी याद आती है। शायद मैंने पहले भी, जब जब भी ये बैच लेता हूँ ना, मतलब प्रोनाउन की क्लास आती है तो हमेशा आती है, और हर बच्चों को मैं सुनाता हूँ। तो हो सकता है आपने कभी मेरे मुंह से पहले सुनी हो, तो दोबारा सुन लेंगे कि बच्चे कहते हैं सर अब आप लिखते हो क्या? मैंने कहा नहीं भाई, अब नहीं लिखता हूँ मैं। तो इसके ऊपर पीयूष मिश्रा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि शुक्र करो अभी तो हम दर्द सहते हैं, लिखते नहीं। शुक्र करो अभी तो हम दर्द सहते हैं, लिखते नहीं, वरना कागजों पे लफ्जों के जनाजे उठते, कागजों पे लफ्जों के जनाजे उठते। क्या बात है, क्या बात है ना। तो शुक्र करो अभी तो हम भी दर्द सहते हैं, लिखते नहीं। लिखा पहले करते थे। जब इंसान का दिल टूटता है ना, इंसान तभी लिखता है, या इंसान ऐसे हालातों से गुजर रहा होता है जो कि उसके बिल्कुल विपरीत है, जहाँ पे उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि लाइफ को कैसे डील करूँ। उसके दिमाग में कई हजार सवाल चल रहे होते हैं और उसके जवाब नहीं मिल रहे होते हैं, और वो अपने आप को ही, अपने अपने थॉट्स को ही, है ना, रिफ्लेक्ट कर करके उन्हीं को ही जवाब देता रहता है ना, उन्हीं से बातचीत करता रहता है। तो ये जो फिर रूह से वो जो बातें निकलती है ना, वो उस टाइम पे
पता नहीं अपने आप ही ऑटोमेटिकली कलम चलने लग जाती है। ठीक है, तो शायद आप में से कुछ हो ऐसा जो फील कर पा रहे हो मुझे, कुछ नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप 231 पे आ जाओ, सबसे पहले तेरा भाई आएगा है। चलो, तो ये हो गया जनरल ऑर्डर। एक होता है ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में कन्फेशन वाला, गलती एक्सेप्ट करने वाला। देखो, अगर कोई भूल, दोष, गलती, माफी, अपराध की बात हो रही है तो ऐसे केसेस में 231 फॉलो नहीं करते हैं, फिर हम 123 फॉलो करते हैं, क्योंकि इंग्लिश वही सभ्य भाषा है। ठीक है, तो गलती जब करते हैं तो सबसे पहले खुद का नाम लेते हैं, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, ना कि वो 231 तक जी वो था सबसे पहले, मैं तो नहीं था, मैं तो बाद में था, मैं तो था ही नहीं, ये तो गलती से नाम आ गया है ना। तो ऐसा नहीं करना है। कन्फेशन का मतलब अपनी गलती को स्वीकारना, एक्सेप्ट करना चीजों को। तो भूल, दोष, गलती, माफी, अपराध में 123 ऑर्डर आएगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज है, मान लो ये 3 पर्सन है, सेकंड पर्सन ना हो, सिर्फ ये हो तो 3+1 रहेगा, थर्ड ना हो तो 2+1 रहेगा, और 1 ना हो तो 2+3 रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड ना हो तो 1+2 रहेगा, 2 ना हो तो 1+3 रहेगा, और 3 ना हो तो 1+2 रहेगा। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए जी, शुरू हो जाओ भाई, उड़ाते चलो इनको जल्दी से। आई, शी एंड यू विल कम टू द पार्टी, जनरल सेंटेंस है, ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट चाहिए, तीनों ही सब्जेक्ट है। बट 231 चाहिए तो पहले आएगा यू, फिर शी एंड आई। यू, शी एंड आई, 231 ना, 2+3+1, यू, शी एंड आई विल कम टू द पार्टी। ही, यू एंड आई शुड एडमिट आर मिस्टेक, हमें गलती को एडमिट कर लेना चाहिए। तो ये वर्ब है, ये वर्ब के सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ गलती की बात हो रही है, तो 123 आई, यू एंड ही। आई एंड यू शुड गो टू दी पार्टी, तो शुड गो आपकी वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट चाहिए होगा, जनरल है, जनरल में 231 चाहिए तो पहले 2 आता है 231 में, यहाँ थर्ड पर्सन मिसिंग है तो 2+1 हो जाएगा। यू एंड आई शुड गो टू दी पार्टी। यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, सॉरी, आर आपकी वर्ब है यहाँ पे, और उसको सब्जेक्ट चाहिए होगा। देखो अभी यू और आई ठीक करके आए पिछले में, बट यहाँ यू और आई गलत है, क्योंकि यहाँ लॉस के रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ 123 हो जाएगा, तो आई एंड यू हो जाएगा 123, यहाँ पे लगाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया, रटना नहीं है कि शुरू में यू और आई आता है, आई एंड यू भी आता है भाई, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है सेंटेंस का। मी एंड यू विल गो टू द शिमला, वीडियो को पॉज करके बनाओ ये क्वेश्चन एक बार, अब समझेंगे। यहाँ पे देखो बेटा, विल गो आपकी वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस चाहिए होते हैं। अगर आप पिछले सेंटेंसेस में देखेंगे हर जगह सब्जेक्टिव थे, यहाँ पहले देखो यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है, तो मान लिया ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट है, तो पहले इसे सब्जेक्ट करो आई, अब ऑर्डर लगाओ, क्योंकि पहले तो वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस आने चाहिए, अब ऑर्डर फॉलो करो। तो जनरल सेंटेंस है, जनरल सेंटेंस में यू एंड आई होना चाहिए। 2 गलतियां थी यहाँ पे, यू एंड आई विल गो टू दी शिमला। शी डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी बिटवीन मी एंड यू, अगर आप ध्यान से देखेंगे बिटवीन क्या है, प्रेपो, और प्रेपो के बाद प्रेपो के ऑब्जेक्ट होते हैं, और ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, यू भी ऑब्जेक्ट है। बट हमने जो ऑर्डर पढ़ा वो पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर था, तो पर्सनल प्रोनाउन में अगर सब्जेक्ट में ऑर्डर फॉलो हो रहा है तो ऑब्जेक्ट में भी तो होगा ना। अभी तक हमने सब्जेक्टिव केस में देखा, ऑब्जेक्ट में भी तो ऑर्डर फॉलो होगा, तो वही 231 आना चाहिए। जनरल सेंटेंस है, कोई भूल, दोष, गलती, माफी वाला तो है नहीं, तो पहले सेकंड और फिर फर्स्ट, चाहे ऑब्जेक्टिव केस क्यों ना हो, तो यू एंड मी हो जाएगा। ये क्या भाई, चलो आई होप सभी विद्यार्थी गण को ये बातें समझ में आ गई है। ठीक है जी, मिसलेनियस कॉन्सेप्ट आ गया है, ये काफी खूबसूरत कॉन्सेप्ट है मिसलेनियस, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जी, मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोनाउंस, ये क्या है, इसको आपने बड़े आराम से समझना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जैसे जैसे यहां समझेंगे, अगर मैं बोलूं आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है सिंगुलर है भाई। ठीक है, आई से रिलेटेड कौन कौन से प्रोनाउन आप बोलोगे, मी, माई, माइन, है ना, वी। फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो उससे रिलेटेड कौन कौन से, अस, आवर, आवर्स, है ना।
पता ही है आपको, ऐसे यू से रिलेटेड, ही से, शी से, इट से। अगर किसी एक सेंटेंस में आई से रिलेटेड चाहिए तो आप लगा दो कि जैसे आई शुड लव माई कंट्री, ही शुड लव हिज कंट्री, वी शुड लव आर कंट्री, यू शुड लव योर कंट्री, शी शुड लव हर कंट्री। तो मतलब जैसा प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लगा देते हैं। बट अगर एक ही सेंटेंस में एक नहीं एक से ज्यादा प्रोनाउन आ जाए कि फर्स्ट पर्सन भी हो सेकंड पर्सन भी हो, समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट से रिलेटेड लगा दोगे, सिर्फ सेकंड है तो सेकंड से, सिर्फ थर्ड है तो थर्ड से, थर्ड में भी सिंगुलर है तो सिंगुलर से रिलेटेड, प्लूरल है तो प्लूरल से रिलेटेड। बट अगर एक ही सेंटेंस में फर्स्ट भी आ जाए, सेकंड भी आ जाए, थर्ड भी आ जाए, तो फिर आगे जो प्रोनाउन आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? ये चैलेंजिंग टास्क है, तो इसको सीखना है हमने। अगर एक ही सेंटेंस के अंदर तीनों पर्सन आ जाएं, ध्यान से समझिएगा, तो उस केस में जो प्रोनाउन आता है सबसे छोटे नंबर के साथ आता है, वो क्या होता है? फर्स्ट। तो उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन आएगा। बट फर्स्ट पर्सन का प्लूरल आएगा, क्योंकि आप भले ही इसके अकॉर्डिंग रहा है, लेकिन बट ये तीनों के लिए आ रहा है, और ये तीन प्लूरल हो गए ना, एक से ज्यादा हो गए ना, तो आएगा इसके अकॉर्डिंग। बट इन तीनों के लिए आ रहा है तो प्लूरल हो जाएगा, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा। और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है? आई होता है सिंगुलर, वी होता है प्लूरल। तो जब तीनों साथ में आ जाए तो फिर वी, अस, आर, आवर्स, आवरसेल्व्स, ये वाले प्रोनाउन आते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। सेंटेंस देख लेंगे अभी। मान लो कि भाई सेकंड पर्सन गायब था, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? फर्स्ट। तो फिर फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, और उसका प्लूरल, क्योंकि भले ही आ इसके अकॉर्डिंग रहा है बट इन दोनों के लिए आगे प्रोनाउन यूज होगा, तो फिर वही वी, अस, आवर, आर्स, आवरसेल्व्स। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? फर्स्ट। फिर से वही बात, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग उसका प्लूरल। अब यहां देखेंगे सेकंड और थर्ड में सबसे छोटा नंबर कौन सा? सेकंड। तो फिर सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग और उसका प्लूरल। इसका तो प्लूरल सिंगुलर सेम ही होता है, तो यू, योर, योर्स और योर सेल्फ। एग्जाम्पल देखें, आ जाओ। अगर ऐसा होता, आई शुड ओबे या आई मस्ट ओबे माई पेरेंट्स, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। अगर इकलौता इकलौता होता तो आपको पता है कि आई के कौन से होते हैं, यू के कौन से होते हैं, ही के कौन से होते हैं, सब पता है आपको। बट अब आगे दो दो, तो ये सेकंड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन, तो जो सबसे छोटा नंबर है फर्स्ट, और उसका प्लूरल। लेकिन यहां तो सेकंड के अकॉर्डिंग आया हुआ है, तो फर्स्ट का प्लूरल क्या होता है? वी। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर वी होता है। अब हमें यहां पे चाहिए योर के बदले, तो योर क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। तो वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आवर। तो यहां पे आएगा आवर। जैसा केस है उसी का वही सेम लिख देंगे। जैसे यू एंड ही, ये सेकंड है, ये थर्ड है, छोटा नंबर कौन सा है? सेकंड। तो यहां सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा, बट ये तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग है। ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। तो हमें सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चाहिए पजेसिव एडजेक्टिव, और वो क्या होता है? योर। तो यू एंड ही हैव डन योर होमवर्क। अब ही एंड आई है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां तो नहीं है फर्स्ट के अकॉर्डिंग। और प्लूरल, फर्स्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल, ध्यान रखिएगा, वो होता है वी, लेकिन यहां तो दे वाला है, तो दे का पजेसिव एडजेक्टिव है, हमें वी का चाहिए, वो क्या होता है? आवर। आई होप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है। तो चलिए जी, नेक्स्ट टाइप पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रोनाउन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस क्या आप पहले एक बार नज़र डालिए इनके ऊपर और मुझे बताइए कि इनके अंदर क्या मिस्टेक है। ठीक है भाई, चलिए देख लिया होगा आपने, अच्छे से समझ लिया होगा। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को सीखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड है आपका डिस्ट्रीब्यूट से बना है। किससे बना है जी? डिस्ट्रीब्यूट से बना है। डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है? चीज़ों को बांटना, वन बाय वन करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूट वर्ड से बना, तो उसका मतलब बांटना। अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं मैं एक बार समझा देता हूँ। एक होता है आपका ईच। कुछ बच्चे सोचते हैं ईच लिखा है तो शायद सर एवरी भी लिखेंगे, जबकि एवरी एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता। उसके बाद आता है आइदर, और उसके बाद आता है नाइदर। ये तीन प्रोनाउन होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, आइदर और नाइदर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ईच, आइदर, नाइदर आप एडजेक्टिव की क्लास में भी देखेंगे, इनको आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास में भी देखेंगे। तो अभी फिलहाल मैं
सिर्फ प्रोनाउन से रिलेटेड इनकी बातें कर रहा हूँ। हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट सीखते वक्त या क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त और भी बहुत सारे डाउट आए, तो ऐसी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो एडजेक्टिव से रिलेटेड होगा या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड होगा, और उसको हम आगे चल के ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन से अगर रिलेटेड होगा डाउट तो वो तो मैं साथ साथ सॉल्व कर ही रहा। तो अभी हम प्रोनाउन से रिलेटेड बातें करेंगे, इनके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सर ने वो वाली बात तो बताई नहीं, वो आगे चल के बताएंगे, ठीक है। अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी, सारी चीजें मिक्सड हो जाएंगी, तो आप ढंग से समझ नहीं पाएंगे, खिचड़ी पक जाएगी सारी, ठीक है। क्या हो गया भाई गले में? कोई बात नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, आइदर और आपका नाइदर। क्लियर? वन बाय वन हम लोग समझते हैं, ये सब एक एक करके बात करते हैं। एक एक करके का मतलब है, मतलब ये भी डिस्ट्रीब्यूट करने का ही सेंस दे रहे होते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग ईच को सीखते हैं। ईच का हिंदी में शाब्दिक मीनिंग होता है प्रत्येक, ये बात आप लोग जानते ही हैं। शाब्दिक जो मतलब होता है प्रत्येक, है ना। कितने के लिए यूज होता है ये टू या मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। ईच का यूज टू या मोर देन टू पर्सन्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं कि ईच का मतलब प्रत्येक है, तो अगर मैं बोलूं ईच का यूज एक इंसान के लिए होता है, तो मैं ऐसा कभी बोल सकता हूं एक में से प्रत्येक वहां जा रहे हैं? भाई प्रत्येक का सेंस देने के लिए या हर एक का सेंस देने के लिए मिनिमम तो दो चाहिए होंगे ना, तभी तो बोलेंगे दो में से हर एक वहां जा रहा है, या दो में से प्रत्येक ने ये काम कर लिया, दो में से प्रत्येक वहां जा रहा है। समझे कि नहीं? तो मिनिमम दो के लिए और फिर दो से ज्यादा के लिए भी आ सकता है। टू या मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स में से अगर हमें प्रत्येक का सेंस देना है तो हम ईच का यूज करते हैं। जैसे कितने स्टूडेंट हैं यहाँ? दो, तो दो में से प्रत्येक की बात हो रही है कि मतलब दो हैं, इसने भी और उसने भी, दोनों ने एक एक करके क्या खेला? आइस हॉकी प्ले किया। ऐसे यहाँ 10 बॉयज हैं, 10 बॉयज में से ईच की बात हो रही है, तो प्रत्येक वहां जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, वन बाय वन का सेंस दे रहे हैं। समझ गए? एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे हैं। ऑल नहीं बोला कि ऑल 10 बॉयज आर गोइंग देयर, ऑल में तो फिर सब एक साथ हो गया, वो भी सेम ही मीनिंग है, बट कहने के तरीके अलग है कि 10 में से प्रत्येक जा रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस आ रहा है, तो ईच तो ये मीनिंग देता है। अब उसके बाद आता है आइदर। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। क्या होता है? दो में से कोई एक, वन आउट ऑफ टू, दो में से कोई एक। अगर इसका मीनिंग होता है दो में से कोई एक, तो ये कितने पर्सन्स के लिए यूज होगा? ओनली टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए, क्योंकि मीनिंग ये दो में से कोई एक। जैसे मैंने कहा आइदर ऑफ दीज टू पर्सन्स इज गिल्टी, तो कितने पर्सन्स है? दो, तो दो में से कोई एक गिल्टी है, यहाँ पे एक की बात हो रही है। कितनी ड्रेसेस हैं? टू, तो दो में से आइदर रेड है, दोनों में से कोई एक रेड है, कौन सी ये पता नहीं, बस दोनों में से कोई एक है। तो आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। अब यहां पे आपके सामने एक सेंटेंस है, आइदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। आइदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। मैं पूछूं कि यहाँ पे ये सेंटेंस ठीक है ग्रामेटिकली, आप बोलेंगे रॉन्ग है। मैंने कहा कितने बच्चे हैं? आपने कहा 5। आइदर कितने के लिए आता है? दो के लिए आता है ना। तो आप सोच रहे हो हाँ सर, दो या दो से ज्यादा में से के लिए तो प्रत्येक ईच आता था, याद करो आपने पढ़ाया था। तो यहाँ पे आइदर तो गलत है, क्योंकि वो तो दो के लिए आता है, यहाँ बच्चे ईच लगा देते हैं, ऐसा कर देते हैं कि ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। तो यहाँ पे ईच जो है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। कैसे? समझिएगा। आइदर का क्या मतलब होता था? दो में से किसी एक की जब हम बात करते थे तो वो आपका आइदर होता था। दो में से किसी एक की जब हम बात करते थे तो वो आपका आइदर होता था। अब यहां पे मुझे बोलना था कि 5 में से कोई एक एब्सेंट है, 5 में से कोई एक एब्सेंट है, लेकिन अगर मैं यहाँ ईच लिख देता हूं, वो भले ही दो या दो से ज्यादा के लिए यूज हो सकता है, बट उसका मतलब प्रत्येक होता है। तो यहाँ पे मीनिंग ये बन गया 5 में से प्रत्येक एब्सेंट है, ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। जबकि मुझे क्या बोलना था? 5 में से कोई एक एब्सेंट है, यहां बोल दिया 5 में से प्रत्येक एब्सेंट है। तो ये तो कोई सेंस नहीं बनी ना भाई। तो अगर यहां कोई सेंस नहीं बनी तो अब क्या करें जी? मतलब ईच लिख दे रहे हो, ग्रामेटिकली राइट है, बट मीनिंग बदल गया। हमें मीनिंग भी मेंटेन करना है और ग्रामेटिकली राइट भी रखना है, दोनों चीजें साथ साथ लेके चलनी पड़ती है। तो यहां पे क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। जब दो में से किसी एक की बात करते हैं तो आप आइदर का यूज करते हैं, लेकिन अगर दो से ज्यादा में से किसी एक की बात करते हैं, किसी एक की, तो या तो हम यूज करते हैं एनी का, या हम यूज करते हैं एनी वन का। ये स्पेस वाला एनी वन होता है, स्पेस होता है, ये विदाउट स्पेस वाला नहीं, ये अलग होता है, ये वाला नहीं, ये जो स्पेस होता है एनी वन। अब आप सोच रहे हो सर ये स्पेस वाला एनी वन और ये बिना स्पेस वाला एनी वन में क्या डिफरेंस है? ये आगे चल के इनडेफिनेट प्रोनाउन में हम लोग पढ़ेंगे।
अभी आप समझेंगे, दो से ज्यादा में से किसी एक की बात करनी है, या तो एनी या एनी वन। तो यहाँ पे 5 में से एक की बात करनी थी, तो या तो एनी ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, या फिर एनी वन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, स्पेस देके एक ही बात है। ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना। तो आइदर इज नॉट यूज फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, एनी और एनी वन इज यूज्ड, नॉट एनी वन। नाइदर क्या होता है? नाइदर का मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं, दोनों में से एक भी नहीं। तो ये भी कितने के लिए यूज होता है? 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए यूज होता है। नाइदर ऑफ द 2 बॉयज इज एफिशिएंट फॉर दिस जॉब, दोनों में से एक भी लड़का एफिशिएंट नहीं है इस जॉब के लिए। कितनी शर्ट हैं? 2 शर्ट्स हैं, दोनों में से एक भी क्लीन नहीं है। देयर आर 2 शर्ट्स, नाइदर इज क्लीन। ठीक है, दोनों में से एक भी साफ नहीं है। तो नाइदर का यूज हम 2 के लिए करते हैं, दोनों में से एक भी नहीं का सेंस देने के लिए। बट अगर आपके सामने एक सेंटेंस ऐसा आ जाए जिसमें बोला है नाइदर ऑफ द 4 पार्टिसिपेंट्स केम ऑन टाइम, तो यहाँ कितने पार्टिसिपेंट्स है? 4, जबकि नाइदर कितने के लिए यूज होता है? 2, है ना। तो यहाँ पे 4 है। अब क्या करें? तो ध्यान रखिएगा, जब 2 में से किसी भी एक भी नहीं की बात करते हैं तो हम लोग नाइदर का यूज कर देते थे। बट अगर 2 से ज्यादा में से किसी एक भी नहीं की बात करते हैं तो हम वहां पे यूज करते हैं नन का। ठीक है, तो नाइदर नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे नन आएगा। बहुत सारे लोग नो वन का यूज कर देते हैं, वो गलत है, वो नहीं आता, वो अलग चीज है। अब नन और नो वन में क्या डिफरेंस है वो आगे चल के हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे नन आता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो नाइदर इज नॉट यूज फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, बट नन इज यूज्ड, ना कि नो वन। तो ये वही सेंटेंस है। अब आपको बात समझ में आ गई अच्छे से, मिसलेनियस सीखेंगे, आप समझे मेरी बात एक बार। ईच का यूज बता दिया, लेकिन क्वेश्चन नहीं आता इससे। ये 2 या 2 से ज्यादा में से अगर प्रत्येक का सेंस देना है, प्रत्येक का, तो आपका ईच आता है, इससे क्वेश्चन नहीं बनता। ये ईच और एवरी के साथ क्वेश्चन बना के आ सकता है, बन के आ सकता है, वो एडजेक्टिव में ही समझेंगे। बट प्रोनाउन से रिलेटेड आपको ईच में क्वेश्चन नहीं दिखेगा, आइदर से दिख सकता है, जैसा कि मैंने बताया। आइदर 2 में से किसी एक की बात करते हैं, 2 के लिए आता है। अगर 2 से ज्यादा में से किसी एक की बात करनी है तो या तो आपका एनी या फिर स्पेस वाला एनी वन। नाइदर कितने के लिए आता है? 2 के लिए आता है। क्या मतलब होता है? दोनों में से एक भी नहीं। अगर 2 से ज्यादा में से एक भी नहीं की बात करनी है तो हम लोग यूज करते हैं बेटा नन का। ठीक है, तो प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट से ईच से क्वेश्चन नहीं पूछता है, यहां से पूछता है। आगे चल के जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो ये तीनों रिपीट होंगे, तो वहां पे भी अलग तरीके से हम लोग सीखेंगे भाई। ठीक है, चलिए अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 जल्दी से। आई हैव नो क्लू वाई ही इज सो ऑफेंडेड, आई जस्ट आस्क वेदर एनी ऑफ द 2 मेजर, ये थोड़ा सा स्पेस पता नहीं कैसे आया वो देख लीजिएगा। आई जस्ट आस्क वेदर एनी ऑफ द 2 मेजर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स कुड ब्रिंग अबाउट अ बेटर फ्यूचर। 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं, तो एनी कैसे आ सकता? उसके लिए तो आइदर आएगा ना। आइदर ऑफ द 2 मेजर, क्या दोनों में से कोई एक ला सकता है? हमारा अच्छा फ्यूचर, अच्छे दिन आ सकते हैं कि नहीं? I had ordered the machines way before time and also explained to them the urgency of the situation. Still, none of the 2 machines is shipped. कितनी मशीन है? 2। तो 2 के लिए नन थोड़ी आता है, नेगेटिव है तो नाइदर आएगा ना भाई। दोनों में से एक भी टाइम पे नहीं आई है। After meeting the potential candidates for the job, the employer was sure that neither of the 4 candidates, 4 है ना, तो 4 के लिए neither नहीं आता और नेगेटिव सेंस देना है, तो 4 में से एक भी नहीं, एक भी सुटेबल नहीं है जॉब के लिए। ये स्पेस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पता नहीं कैसे आया हुआ है, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। आई थिंक वी शुड हायर अ पोर्टर, पोर्टर मतलब कूली। योर सूटकेस इज टू हैवी, नन ऑफ माई आर्म्स इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दैट। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 भी नहीं लिखा है, 3, 4, 5 कोई नंबर नहीं लिखा है, बट यहाँ पे लिखा है आर्म्स। और आपको पता है बाजू में कितनी होती हैं हमारी? 2 होती हैं भाई। तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे लिखा नहीं है बट अंडरस्टूड है ना, 2 है, तो 2 के लिए नन थोड़ी आता है, नेगेटिव सेंस देना है तो नाइदर आता है। नाइदर ऑफ माई आर्म्स, तो वो आपके साथ ऐसे खेलने की कोशिश करेगा, दोनों में से मेरी एक भी बाजुओं में दम नहीं है कि इसे वो उठा ले। I know you are nervous about the date, but do not worry. I have kept 2 dresses in my bed. You may take any one. कि 2 ड्रेसेस हैं, तुम दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। हिंदी निकालोगे एकदम बढ़िया जचेगा, बट आपको पता 2 ड्रेसेस है तो 2 के लिए आप लोग एनी वन थोड़ी यूज़ करते हैं, वो तो 2 से ज़्यादा के लिए आता है। तो या तो आइदर या आइदर वन, दोनों हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। इट इज़ वेरी इजी टू डू, सो आई बिलीव दैट एनी ऑफ द 2 मैन, कितने हैं भाई? 2, तो 2 के लिए एनी नहीं आता बेटा, आइदर आता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, इंपॉर्टेंट भी है,
कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इससे। आइदर ऑफ द 5 टीम्स में विन, देखो 5 में से एक जीतेगी ना, प्रत्येक थोड़ी जीत सकती है, तो ईच तो वैसे भी नहीं आ सकता, तो या तो एनी या स्पेस वाला एनी वन। चलिए जी, इसी के साथ हमारी वाली टाइप खत्म होती है। नेक्स्ट टाइप पे आगे बढ़ते हैं।